देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। तो म्यूटेशन जैसा कि आप जानते हैं सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, यानी अचानक से अगर आपके जेनेटिक मटेरियल में किसी भी तरह का कोई अल्टरेशन हो जाए, कोई परिवर्तन हो जाए तो वो क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है। और अगर यही प्रोसेस स्लो एंड ग्रेजुअल हो तो इवोल्यूशन कहलाता है। तो इवोल्यूशन की डेफिनेशन आप पढ़ते हैं, इवोल्यूशन इज ए स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, जबकि म्यूटेशन जो है वो सडन प्रोसेस है। अचानक से अगर आपके कोई जेनेटिक मटेरियल में चेंज हुआ है तो वो म्यूटेशन कहलाता है। तो यहां हम देखेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन द जीन्स एंड डीएनए आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय द म्यूटेशन स्टडी। जीन और क्रोमोसोम जीन और डीएनए में आप अंतर कैसे बता सकते हैं? तो आपने पहले भी क्लियरिफाई कर लिया है कि डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ थ्रेड के फॉर्म में पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, जो आफ्टर द कंडेंसेशन के बाद डिफरेंट काइंड के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। अब उसमें आपने कंडेंसेशन भी पढ़ लिया है उसका। पहले क्रोमैटिक थ्रेड किसमें कन्वर्ट होता है? न्यूक्लियोसोम क्या बनाता है? सोलिनॉइड फर्दर कंडेंस होता है तो क्रोमैटिड क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है, तो ये फर्दर आपका प्रोसेस है कंडेंसेशन का, कि कंडेंसेशन कैसे होता है। और जीन आपने बोला था फंक्शनल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन, मतलब डीएनए का वह हिस्सा जिस पे कोई इंफॉर्मेशन कोडेड होता है, प्रेजेंट होता है, वही उतना हिस्सा क्या कहलाता है? जीन। और जिस पोजीशन पर क्रोमोसोम के जिस हिस्से पर जीन पाया जाता है वो लोकाई या लोकस कहलाता है। You have studied about the mutation and its effect in chapter 5। कह रहे हैं इसके प्रीवियस वाले चैप्टर में आपने म्यूटेशन पढ़ा था। ठीक है, कई सारे डिजीजेज भी पढ़ी थी आपने म्यूटेशन की वजह से। Effect of large deletion and rearrangement in a segment of DNA are easy to comprehend। तो इसमें डिलीशन और रीअरेंजमेंट हमने पढ़ा है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई डीएनए का पार्ट है, ठीक है, डीएनए का पार्ट जो है इसको क्या किया जाए? कुछ हिस्सा इसका डिलीट कर दिया जाए और बचे हुए हिस्से को क्या किया जाए? रीअरेंज कर दिया जाए। तो ये अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में ये प्रोसेस कैसे होता है आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां पे क्या किया जाता है? इस डीएनए के दो हिस्से को फिर से क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। एज यूजुअली आपने पढ़ा था डीएनए लाइगेज की मदद से डीएनए के दो फ्रेगमेंट को आपस में क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। इट मे रिजल्ट इन द लूज और गेन ऑफ अ जीन एंड सो अ फंक्शन। देखिए अगर यहां से आप डिलीट करेंगे डीएनए का कुछ पार्ट, क्या करेंगे? डिलीट करेंगे। आपने हटा दिया तो डीएनए का जितना पार्ट आपने हटाया तो हो सकता है इस जीन पे, इस डीएनए पर कोई जीन लोकेटेड रहा हो और वो जीन किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पांसिबल रहा हो, तो आपने ये हिस्सा हटा दिया तो इसके साथ ये जीन भी चला गया, तो आपने वो कैरेक्टर लूज कर दिया। अगर मान लीजिए कोई दूसरा डीएनए का पीस है, यहाँ पे लाके आप इंसर्ट कर देंगे तो उसके डीएनए के साथ साथ उसका जीन भी तो आएगा उस पे लोकेटेड, तो वो नया कैरेक्टर ऐड भी हो जाएगा। तो एडिशन या डिलीशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एडिशन और डिलीशन। द इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन विल बी एक्सप्लेन्ड हियर। हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे? पॉइंट म्यूटेशन के बारे में। किसके बारे में? पॉइंट म्यूटेशन। A classical example of point mutation is a change of single base pair in the gene for beta globin chain that result in the change of amino acid residue glutamine to valine। आपने 6th पोजीशन पे पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि 6th पोजीशन पे क्या आ जाता है? ग्लूटामाइन की जगह पे क्या आ जाता है? वेलिन आ जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया। आरबीसी का जो शेप होता है वो सिकल शेप का हो जाता है। तो आपने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था, वो इसी का एक एग्जांपल। इट रिजल्ट इनटू अ डिजीज कंडीशन कॉल्ड द सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया इफेक्ट ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन दैट इंसर्ट और डिलीट a base in the structural gene can be better understood by the following simple example।
यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर ना लेकर के यहाँ पे इन्होंने सेंटेंस ले लिया है और यहाँ से कह रहे हैं कि आप क्या करिए, अल्फाबेट्स को क्या करिए, डिलीट करिए या ऐड कर सकते हैं आप यहाँ से पॉइंट म्यूटेशन को समझने के लिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में इन्होंने क्या दिया है, देखिएगा, कंसीडर अ स्टेटमेंट दैट इज मेड अप ऑफ अ फॉलोइंग वर्ड ईच हैविंग द 3 लेटर लाइक द जेनेटिक कोड। यहाँ कह रहे हैं कि हमने एक सेंटेंस लिया है, लेकिन इसकी खासियत क्या है कि सेंटेंस का हर एक वर्ड जो है वो 3-3 लेटर से बना हुआ है, जैसा कि हमारा जेनेटिक कोड होता है, जो कि जॉर्ज गैमो ने बताया था कि जेनेटिक कोड कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है। कैसा होता है? ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, राम है रेड कैट, राम है रेड कैट, ठीक है, राम है रेड कैट। अब ये कह रहे हैं इफ वी इंसर्ट अ लेटर बी, हम एक क्या करें, यहाँ पे लेटर को इंसर्ट कर दें, बी लेटर इंसर्ट कर रहे हैं कहां पर, बिटवीन द हैज एंड रेड एंड रीअरेंज द स्टेटमेंट, इट वुड रीड एज फॉलो। देखिए रेड, यहां पे कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, बी को यहां पे इंसर्ट कर रहे हैं। तो अगर बी को इंसर्ट करेंगे तो एज यूजुअली आप जानते हैं कि जेनेटिक कोड आपका किस फॉर्म में होता है, ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है। तो ये 3 है, ये 3 है, लेकिन अब यहां से ये 3 हम इसके साथ रीड करेंगे, डी हमारा यहां शिफ्ट हो जाएगा और पी, मतलब जहां हमने इंसर्ट किया इसके आगे का पूरा फ्रेम क्या हो गया, चेंज हो गया, पूरा का पूरा फ्रेम ही चेंज हो गया। अब राम है उतना तो है ही इसके पहले वाला, लेकिन जिस जगह पे हमने इंसर्ट किया इसके आगे का फ्रेम क्या हो गया, चेंज हो गया, BRE, DCA एंड T। नेक्स्ट, similarly we now insert the 2 letter at the same place, say BI, now it would be, कह रहे हैं कि इसी जगह पर हम क्या कर रहे हैं, 2 लेटर को इंसर्ट कर रहे हैं, अब की बार B और I को इंसर्ट कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, B और I को, तो BIR हो जाएगा, E कहां चला जाएगा, D के साथ, EDC एंड AP इधर आ जाएगा। ये सीक्वेंस हो गया, चेंज हो गया। नेक्स्ट, नाउ वी इंसर्ट द 3 लेटर्स टुगेदर, से बिग, द स्टेटमेंट वुड बी रीड एज। तो अब BI के बाद हम एक लेटर और इंसर्ट कर देना है G, तो ये RED हो जाएगा और ये CAP हो जाएगा। अगर आप ध्यान दें तो हमारा ये सेंटेंस जो है उसका फ्रेम वही है, लेकिन जो बीच का एक नया न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर जो है हमारा ट्रिपलेट कोडॉन जो है आ गया है, तो इसकी वजह से 3 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर जो होते हैं वो मिलकर के क्या करते हैं, एक अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक अमीनो एसिड एक्स्ट्रा आ जाएगा, एक अमीनो एसिड एक्स्ट्रा आ जाएगा, लेकिन फ्रेम हमारा क्या है, राम है बिग रेड कैप हो गया, पहले था राम है रेड कैप। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक अमीनो एसिड नया इंसर्ट हो जाएगा उस प्रोटीन। The same exercise can be repeated by deletion the letter RED one by one and rearrange the statement to mark a triplet word। तो कह रहे हैं कि पहले वाला स्टेटमेंट हम ले लें, RAM, राम है रेड कैट। अब कह रहे हैं कि रेड से जो है, रेड से हम क्या कर रहे हैं, एक एक लेटर को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो अगर हम R को एलिमिनेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, राम है EDCAP आ जाएगा। फिर कह रहे हैं कि एक लेटर और हमने क्या किया, E को एलिमिनेट कर दिया तो क्या आ जाएगा, DCA, फिर P बचेगा। फिर कह रहे हैं कि एक और हम डिलीट कर दें, D को भी, तो क्या आ जाएगा, राम है रेड गायब। मतलब ये अमीनो एसिड जो है जिसके लिए ये कोडॉन जिस अमीनो एसिड के लिए कोड करता होगा, ये अमीनो एसिड यहाँ से क्या हो गया, डिलीट हो गया, यानी ये अमीनो एसिड क्या हो गया, कम हो गया। अगर तीन
न्यूक्लियोटाइड बेस को अगर हम डिलीट कर दें और 3 को ऐड कर दें तो हमको रिजल्टेंट जो है वो फ्रेम सेम मिलेगा। राम हैश क्या है बट रेड गायब है, तो एक अमीनो एसिड हमको वहां पे क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम 3 न्यूक्लियोटाइड को अगर क्या करें डिलीट कर दें और या 3 को ऐड कर दें तो उसकी वजह से हमारा फ्रेम वही रहेगा, बस बीच का जो अमीनो एसिड है वो नया इंसर्ट हो जाएगा उस पॉइंट पर। तो देखिएगा द कंक्लूजन फ्रॉम द अबव एक्सरसाइज इज वेरी ऑब्वियस, दैट इज insertion or deletion of one or two base pair changes the reading frame from the point of insertion or deletion। अगर हम एक या दो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर को अगर चेंज करते हैं तो इसके आगे का पूरा फ्रेम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम 3 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर को एक साथ इंसर्ट कर दें या डिलीट कर दें तो उसकी वजह से एक नया अमीनो एसिड वहां पे आ जाएगा, लेकिन फ्रेम हमारा क्या रहेगा, वही रहेगा। However, changes the reading frame from the point of insertion or deletion, मतलब जहां से हम इंसर्ट करेंगे वहां से आगे का फ्रेम चेंज होगा, पीछे वाले में कोई फ्रेम नहीं। However, such mutation are referred to as frame shifted insertion और deletion mutation बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, एक या दो जब चेंज करेंगे तो वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहलाएगा या डिलीशन म्यूटेशन कहलाएगा। नेक्स्ट, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 और इट्स मल्टीपल बेसिस, मतलब 3, 6, 9 में अगर आप चेंज कर रहे हैं लगातार तो उसके बीच में जितने आप ट्रिपलेट के फॉर्म में कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया 300 नए न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर आप ऐड कर देंगे तो उसमें कितने नए अमीनो एसिड ऐड हो जाएंगे, 100, क्योंकि ट्रिपलेट के फॉर्म में ही तो है। तो जितने आप न्यूक्लियोटाइड ट्रिपल के 3 के मल्टीपल में आप चेंज करेंगे तो उतने नए अमीनो एसिड वहां क्या होंगे, इंसर्ट हो जाएंगे, बीच में आ जाएंगे, लेकिन जो फ्रेम है वो वही रहेगा। 3 or its multiple bases insert or delete in one or multiple codon, hence one or multiple amino acid and reading frame remains unaltered from that point onward। तो उस पॉइंट के आगे वो फ्रेम जो है वो अनअल्टर्ड रहेगा, बस उसमें अमीनो एसिड के नंबर कम या ज्यादा हो जाएंगे। अगर आप इंसर्ट करोगे 3 तो ज्यादा हो जाएंगे और अगर आप डिलीट करोगे तो कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, तो कल थोड़ा बहुत इसके बारे में हमने डिस्कस भी कर लिया था। जैसे टीआरएनए जो होता है वो एडाप्टर मॉलिक्यूल होता है, एक्चुअली इसका नाम ही है ट्रांसफर आरएनए। तो ये क्या करता है, एमआरएनए कोडॉन को क्या करता है, रीड करता है। क्या करता है, एमआरएनए पर प्रिंटेड कोडॉन को क्या करता है, रीड करता है। अब इसके लिए जो आपका टीआरएनए होता है
एक्चुअली आरएनए है तो इसका भी एंड होगा 5' एंड और 3' एंड होता है। तो इसका जो पार्ट यानी जो स्ट्रैंड जो है टीआरएनए का ये लूप कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? लूप कहलाते हैं। जैसे एंटीकोडॉन लूप है, टी टाइप, टी साइन सी आर्म है, ऐसे ही इसके डिफरेंट आर्म होते हैं। तो जो एमआरएनए के पास में होता है इसको हम बोलते हैं एंटीकोडॉन लूप। क्या बोलते हैं? एंटीकोडॉन लूप। ठीक है, तो ये एंटीकोडॉन लूप जो है इससे कुछ अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है। न्यूक्लियोटाइड, सॉरी अमीनो एसिड नहीं, न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है? पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अमीनो एसिड का कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं AUG। क्या ले लेते हैं? AUG अगर ले लेते हैं तो इसका मैचिंग क्या होगा? A का U होगा, U का A होगा और G का C होगा, मतलब UAC होगा। तो ये जब इस कोडॉन को इसका एंटीकोडॉन लूप पे प्रेजेंट नाइट्रोजनस बेस जो होगा इसको रीड करेगा तो उसके 3' स्पीड पर यहाँ पर एक नया अमीनो एसिड क्या किया जाता है? ऐड कर दिया जाता है। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए होता है। इसका काम क्या होता है? एमआरएनए स्ट्रैंड पर प्रेजेंट कोडॉन को रीड करके नया अमीनो एसिड ऐड करता रहता है। तो अब फिर ये इस पे जाएगा, फिर नया अमीनो एसिड ऐड करेगा और जितना लंबा चेन होगा वैसे ही ये क्या करेगा? अब एक्चुअली ये पीछे की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे, नया नया मॉलिक्यूल ऐड होता जाएगा ना। जैसे आपने पेंसिल वाली यूज की होगी जिसकी नीडल चेंज हो जाती है, तो आप जब पीछे से चेंज करते जाते हो तो आगे की तरफ क्या होता है? शिफ्ट होता जाता है। तो आप यहाँ से ऐड करते जाओगे तो ये ऊपर की तरफ क्या होगा? शिफ्ट होता जाएगा। तो नए नए अमीनो एसिड किसके अकॉर्डिंग? जो यहाँ पे कोडॉन है इनके अकॉर्डिंग क्या किए जाते हैं? इस एंड पर ऐड किए जाते हैं। जो फर्दर आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो मिल करके उससे क्या करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। क्योंकि आरआरएनए जो होता है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, वही कैटलाइज करता है रिएक्शन। तो देखिएगा, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रोपोजिशन ऑफ कोड इट वाज क्लियर टू फ्रांसिस क्रिक that there has to be a mechanism to read the code and also to link it to the amino acid. तो वाटसन एंड क्रिक को जो है ये पहले से ही पता था, फ्रांसिस क्रिक को, सॉरी वाटसन एंड क्रिक, सिर्फ क्रिक को ये पहले से पता था कि जो कोडॉन होते हैं उनको क्या किया जाता है? डिकोड किया जाता है और एक पोजीशन पर क्या किया जाता है? उनको अमीनो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट करके उनको आपस में लिंक किया जाता है, जोड़ा जाता है, यानी पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जाता है। उस बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए भी यही टीआरएनए ही रिस्पॉन्सिबल होगा। बिकॉज अमीनो एसिड हैव नो स्ट्रक्चर स्पेशलिटीज टू रीड द कोड यूनिकली। तो कोई भी अमीनो एसिड जो होता है उसका वो खुद कोड को रीड नहीं कर सकता है। तो बेसिकली रीड कौन करेगा? टीआरएनए करता है, ट्रांसफर आरएनए। He postulated the presence of an adapter molecule that would on one hand read the code and other hand would bind it to specific amino acid. इसका एक एंड जो होता है वन हैंड, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एंटीकोडॉन लूप बोल रहे हैं, ये क्या करता है? कोड को रीड करता है। दूसरा एंड जो होता है वो 3' एंड होता है, जहां पर नए नए अमीनो एसिड इसी कोड के अकॉर्डिंग ला करके क्या किए जाते हैं? अरेंज किए जाते हैं। दैट इज द ये सिर्फ इंफॉर्मेशन टेम्पलेट है, मतलब इस पे इंफॉर्मेशन यानी कोड लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग काम जो होना है वो यहाँ पे अमीनो एसिड क्या किए जाएंगे? जोड़े जाएंगे। क्या किए जाएंगे? जोड़े जाएंगे। जो लिखा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। अब ऐसा नहीं है कि ये ट्रिपलेट कोडॉन जो है वो अमीनो एसिड बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, नहीं, ये सिर्फ कोड करते हैं उसको। क्या करते हैं? कोड करते हैं। तो जो लिखा रहेगा इसी कोड के अकॉर्डिंग वो अमीनो एसिड यहाँ पे ला करके क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। तो जब सारे कोड को रीड कर लिया जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग ये प्रोटीन बन करके तैयार हो जाता है। कहाँ? 3' पे, कहाँ? टीआरएनए। The tRNA then called the sRNA, that is soluble RNA, was known before the genetic code was postulated. तो इसके बाद जब जेनेटिक कोड पोस्टुलेट हो गया कि जेनेटिक कोड कौन सा जेनेटिक कोड कौन से अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, तो उसके बाद इस बात का पता लगाना क्या हो गया? आसान हो गया कि कौन सा अमीनो एसिड क्या होगा? जुड़ेगा वहां पे उसके।
However, its role as an adapter molecule was assigned much later. जबकि एडाप्टर मॉलिक्यूल के फॉर्म में इसका काम जो है बहुत बाद में डिसाइड किया गया था, बहुत बाद में बताया गया था। जेनेटिक कोड जब बताया गया उसके बहुत बाद। टीआरएनए है एंटी कोडॉन लूप, अंडरलाइन कर लीजिएगा। टीआरएनए पे एक एंटी कोडॉन लूप होता है, यही वाला जो एमआरएनए के पास होता है, इसी को हम एंटी कोडॉन लूप बोलते हैं। दैट हैज बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड। इसके पास जो बेस होता है यानी नाइट्रोजनस बेस होता है, वो जो कोड होता है एमआरएनए टेम्पलेट पर जो कोड होता है, एमआरएनए टेम्पलेट पर जो कोड होता है इसी का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री यूरेसिल, यूरेसिल का कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन और गुआनिन का कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन ही होगा। कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड एंड इट आल्सो हैज एन अमीनो एसिड रिसेप्टर एंड टू व्हिच इट बाइंड टू अमीनो एसिड। इसके पास एक अमीनो एसिड रिसेप्टर होता है, यहाँ 3' एंड पर क्या प्रेजेंट होता है, अमीनो एसिड रिसेप्टर। ये अमीनो एसिड को ला करके क्या करता जाता है, जोड़ता जाता है, तो चेन लंबी होती जाती है। तो जितनी लंबी चेन होगी अमीनो एसिड की, ठीक है, अब वो कितनी लंबी चेन बनानी है, ये सारा इंफॉर्मेशन कहाँ है, एमआरएनए स्टैंड पर, कि कितने अमीनो एसिड का कोड बनाना है। वो डिपेंड करेगा कि कितने इस पर ट्रिपलेट के कोडॉन प्रेजेंट है। जितने होंगे उसमें से एक कम बनेगा, क्यों, लास्ट वाला स्टॉप कोडॉन होगा ना, टर्मिनेटर कोडॉन होगा, वो तो कोड नहीं करेगा, इनिशिएशन वाला तो करेगा लेकिन टर्मिनेशन वाला नहीं करेगा। तो टर्मिनल वाला नहीं करेगा, तो जितने नंबर ऑफ कोडॉन होंगे उससे एक कम अमीनो एसिड बनेगा, ये इस बात का ध्यान रखो। टीआरएनए आर स्पेसिफिक टू ईच अमीनो एसिड फॉर इनिशिएशन देयर इज another specific tRNA that is refers to as initiator tRNA। देखिए एक साथ एक mRNA स्टैंड पर दो tRNA आते हैं, एक इनिशिएटर होता है और दूसरा रिसेप्टर होता है। जैसे एक आएगा तो वो शुरुआत करेगा, जैसे मान लीजिए कि ये आया, इसने इनिशिएट किया, तो इसने क्या किया, अमीनो एसिड ऐड किया, ठीक है। दूसरा आएगा तो ये भी इस कोड को रीड करेगा, इसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड ऐड करेगा। तो जो दो पास के अमीनो एसिड होंगे इनके बीच में बन जाएगा क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। जब पेप्टाइड बॉन्ड बन गया तो इनिशिएटर का काम हो गया खत्म। इनिशिएटर टीआरएनए का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ये चला जाएगा किसी दूसरे एमआरएनए स्टैंड को खोजेगा जहां पे ये प्रोसेस शुरू करना होगा। अब इसके पास क्या हो गया, दो अमीनो एसिड की चेन हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, दो अमीनो एसिड का चेन हो गया। अब ये फर्दर इसको रीड करते जाएंगे और नए अमीनो एसिड को क्या करेंगे, एक एंड से ऐड करते जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है another specific tRNA that is refers to as initiator RNA। एक दूसरा tRNA होता है जिसको हम इनिशिएटर tRNA बोलते हैं। There are no tRNA for stop codon। स्टॉप कोडॉन के लिए कोई tRNA होता ही नहीं है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये AUG है, एक्चुअली इसके पहले भी तो कुछ कोड रहे होंगे जिनका कोड डिकोड नहीं किया। रीड कहां से करेंगे, इनिशिएशन कोडॉन से, और खत्म कहां पे करेंगे, जहां टर्मिनेटर कोडॉन आ जाएगा वहां पे खत्म कर देंगे, टर्मिनेटर से पहले वाला, क्योंकि टर्मिनेटर के लिए कोड ही नहीं है। टर्मिनेटर तो कोई अमीनो एसिड बनाएगा ही नहीं ना, तो उससे पहले वाले पे ही क्या होगा, खत्म हो जाएगा। मतलब ये ट्रिपलेट कोडॉन तो है लेकिन ये अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करता, इसीलिए नंबर ऑफ अमीनो एसिड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इन फिगर 6.12 लिखा गया है, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए हैज बीन डिपिक्टेड दैट लुक लाइक अ क्लोवर लीफ। अंडरलाइन करें, क्लोवर लीफ मॉडल या टीआरएनए का जो बेस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है वो क्लोवर लीफ मॉडल है, यही है, ठीक है, कि टीआरएनए का शेप कैसा होता है, तो क्लोवर लीफ लाइन होता है। कैसा होता है, क्लोवर लीफ लाइन। क्लोवर क्या होता है, क्लोवर और भाई
क्लोवर, हाँ भाई स्वीट क्लोवर। सर्कुलेटरी सिस्टम में पड़ा होगा, तो अगर क्लोवर लॉन्ग है तो स्वीट क्लोवर। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने पढ़ाया होगा कि कैटल्स को स्वीट क्लोवर पे ज़्यादा फीड नहीं कराया जाता है, किया जाता है, ब्लड डाइल्यूट हो जाता है, कोagulation में दिक्कत आती है। उसमें कुछ केमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो उसकी बॉडी में विटामिन के की कमी करते हैं। तो विटामिन के जो होता है ना वो कोagulation में हेल्प करता है, तो उसकी कमी हो जाएगी तो कोagulation नहीं होने पाता है, तो ऐसे कैटल्स का ब्लड डाइल्यूट हो जाता है, ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है, इसलिए स्वीट क्लोवर पे फीड नहीं कराया। बरसीम के जैसा होता है, घास होती है स्वीट क्लोवर, वो ज़्यादा नहीं खिलाएगा जानवर। आगे देखिए, एक स्वीट क्लोवर जो होता है, बरसीम तो काफी बड़ा होता है, स्वीट क्लोवर जो होता है एक प्लांट है, क्या हुआ? ऑक्जेलिस प्लांट नहीं, ऑक्जिलेट तो अलग होता है, ऑक्जेलिस प्लांट तो नहीं जानते हैं, लेकिन ऑक्जिलेट जो होता है वो केमिकल होता है, वो भी एंटीकोगुलेंट होता है, जैसे कैल्शियम ऑक्जिलेट, जिसका यूज जो है लैब में किया जाता है। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसमें सैंपल लेते हैं ना, तो उसको लगा करके रखा जाता है जिससे आपका सैंपल क्लॉट जो है जमने ना पाए। ये जहाँ खेत वगैरह में जो है किनारे जहाँ नमी ज़्यादा होती है ना, तो ये रहता है, कई बार खाए होंगे, खट्टा मीठा टेस्ट लगता है, ठीक है, तो कोई लोग खाते हैं बताते ही नहीं खाते। इन एक्चुअल structure, the tRNA is a compact molecule which look like inverted L, तो ये inverted L के जैसा दिखता है। अब L ऐसे आप बनाते हैं कि inverted L ऐसे बना दीजिए, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, लेकिन जो इसका एक्सप्लेन्ड मॉडल है, जो हाइपोथेटिकल मॉडल है जो प्रस्तुत किया गया है और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है, वो स्वीट क्लोवर इस तरह का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है ट्रांसलेशन। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन आपने पढ़ लिया है, ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए का बनना है, आरएनए इसमें एमआरएनए और एमआरएनए में कोड होता है, कोड भी आपने पढ़ लिया, टीआरएनए के बारे में पढ़ लिया कि ये डिकोड करता है और अमीनो एसिड को ऐड करता है, ठीक है, 3' पर, तो वो अमीनो एसिड रिसेप्टर आर्म होता है और ये क्या कहलाता है, एंटीकोडॉन लूप कहलाता है, जहाँ पे ये डिकोड करता है। अब हम पढ़ेंगे क्या, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन आपको पता है कि कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में, जहाँ पे क्या किया जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस की जाती है, एमआरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस की जाती है। तो ये मैकेनिज्म था, ये क्या था, मैकेनिज्म था, कैसे होता है, तो ये अमीनो एसिड ऐड होते जाएंगे, तो जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड की चेन होगी, यही क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। आगे चलते हैं, ट्रांसलेशन रिफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो वैसे भी प्रोटीन पॉलीमर होता है अमीनो एसिड का, कैसा, हेट्रोपॉलीमर, कैसा, हेट्रोपॉलीमर, टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। अब चूंकि अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है, जो अमीनो एसिड के बीच में, वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अब चूंकि ऐसे कई सारे बॉन्ड हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं, और पॉलीपेप्टाइड ये जो होता है वो प्रोटीन होता है। द ऑर्डर एंड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ऑर्डर एंड सीक्वेंस, बात एक ही है, ऑर्डर एंड नंबर लिखना चाहिए था, ज्यादा बेहतर होता है इनके लिए। जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड होते हैं उनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर यानी कि सीक्वेंस होता है, आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ द बेसिस इन द एमआरएनए। अब अमीनो एसिड बनेंगे कैसे या जुड़ेंगे कैसे इस चेन में, जो कोड है इस एमआरएनए पर, इसी कोड के अकॉर्डिंग नए नए अमीनो एसिड क्या किए जाते हैं, ऐड
the amino acids are joined by the bond which is known as the peptide bond. दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं. फॉर्मेशन ऑफ ए पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी. वैसे भी आप केमिस्ट्री में पढ़ते ही हैं कि कोई भी बॉन्ड बनाने के लिए या तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है. Therefore, in the first phase itself, amino acids are activated in the presence of ATP and linked to their cognate tRNA, a process commonly called a charging of tRNA. ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब ये tRNA जो है किसी इनिशिएशन कोडॉन पर पहुंचता है तो इसका एंटीकोडॉन ग्रुप जो होता है इसके पर्टिकुलर कुछ सीक्वेंस पाए जाते हैं जो इस पर्टिकुलर क्या करेंगे, न्यूक्लियोटाइड बेस से आकर के जुड़ जाएंगे और ये इसके लिए अमीनो एसिड कोड करेगा और ये अमीनो एसिड कहाँ पे जुड़ेगा, 3' एंड पर जुड़ेगा. तो अब ये tRNA जो है वो चार्ज tRNA है. क्या कहलाएगा, चार्ज tRNA. तो इनिशिएटर एक बार इनिशिएट कर देता है तो ये जुड़ जाएगा यहाँ पे. फिर दूसरा जब tRNA आएगा तो ये जुड़ेगा, फिर ये डिकोड करेगा तो ये अमीनो एसिड दोनों के बीच में जब बॉन्ड बन जाएगा तो ये यहाँ से हट जाएगा. अब ये ऑलरेडी चार्ज है. जो चार्ज tRNA होगा वो फर्दर क्या करेगा, पूरे mRNA सीक्वेंस को डिकोड करके प्रोटीन बना देगा. जब तक कि उसको टर्मिनेशन कोडॉन नहीं मिलेगा तब तक डिकोड करता है. टू बी मोर स्पेसिफिक, इफ टू सच चार्ज tRNA are brought close enough, the formation of peptide bond between them. जब दो चार्ज tRNA मतलब जिन्होंने अमीनो एसिड जोड़ दिया है, एक अमीनो एसिड इसने डिकोड किया इसको, दूसरा वाला इसने डिकोड किया है 3' एंड पर, तो अब ये दोनों चार्ज हैं. तो जब जो सबसे पास वाले tRNA होते हैं, चार्ज tRNA होते हैं, जिन्होंने क्या किया, अभी न्यूली अमीनो एसिड सिंथेसाइज किया है, तो ये दोनों अमीनो एसिड के बीच में अब क्या बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा. एक इनिशिएटर था तो इनिशिएटर का काम खत्म, इसने इनिशिएट किया, अब ये चला जाएगा. ये जो tRNA होगा ये फर्दर डिकोड करेगा. फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन देम would be favored energetically. तो इस बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, एनर्जेटिकली होगा. यहाँ पे ATP खर्च होगा, ये ध्यान रखिए. The presence of a catalyst would enhance the rate of peptide bond formation. अब पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में कैटलिस्ट इन्वॉल्व होगा, दैट इज RRNA. कौन इन्वॉल्व होगा, RRNA. RRNA में भी कौन, 23 sRNA जो होता है यानी वो राइबोजाइम कहलाता है और वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है. The presence of catalyst would enhance the rate of peptide bond formation. देखिएगा, the cellular factory responsible for the synthesizing protein is the राइबोसोम. अंडरलाइन कर लीजिएगा. वैसे भी सेल वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे, सेल और सेल डिवीजन पढ़ेंगे, तो आपको बताया जाएगा कि राइबोसोम जो होता है उसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं. क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं. प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पांसिबल होता है. द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल RNA एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन्स. राइबोसोम किससे बना होता है, RNA से RNA से, और 80 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन होती हैं, अलग अलग होती हैं. तो अलग अलग रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, अलग अलग तरह की प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पांसिबल होगा. In its inactive state, it exists as two subunits, a large subunit and a small subunit. जब राइबोसोम इनएक्टिव स्टेज में होता है तो ये दो अलग अलग यूनिट में पाया जाता है. अब होता क्या है, दो तरह के RNA हैं आपके पास, 70S और 80S RNA है. 70S का जो स्मॉलर सब यूनिट है और लार्जर सब यूनिट है. स्मॉलर सब यूनिट जो होता है वो 30S और लार्जर सब यूनिट होता है 50S. 80S का स्मॉलर सब यूनिट होता है 40S और लार्जर सब यूनिट होता है 60S. तो ये दो सब यूनिट से मिलकर के बने होते हैं. जब राइबोसोम इनएक्टिव स्टेज में होता है तो इसके दोनों सब यूनिट अलग अलग होते हैं, लेकिन जब ये एक्टिवेट होता है तो दोनों सब यूनिट क्या होते हैं, एक पास पाए जाते हैं. और ये किसकी मदद से जुड़े हुए,
ये सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8 है क्लास 11 का, उसमें लिखा हुआ है। When the small subunit encounters an mRNA, the process of translation of mRNA to protein begins. जैसे ये mRNA है, ठीक है, mRNA पर सबसे पहले आकर के कौन जुड़ेगा? स्मॉल सबयूनिट आकर के जुड़ जाएगा। जहां पे जुड़ेगा वहीं से क्या होगी? प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो इन यूजुअली जो है इस तरीके से दिखाया जाता है स्ट्रक्चर में कि ये mRNA का स्टैंड है, ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में आ रहा है और इधर से प्रोटीन बन के निकलता जा रहा है, ऐसा दिखाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये इतना सिंपलीफाइड प्रोसेस नहीं है, क्योंकि अमीनो एसिड तो यहाँ ऐड किया जा रहा है ना, टीआरएनए भी कर रहा है, तो यहाँ से टीआरएनए कभी-कभी ऐड कर देते हैं डायग्राम में, शो करने के लिए ये कि सिर्फ स्पेशली ये शो करने के लिए कि राइबोसोम ही प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। When a small subunit encounters the mRNA, the process of translation of mRNA to protein begins. There are two sites in the large subunit for the subsequent amino acid to bind to and thus be close enough to each other for the formation of a peptide bond. तो जब लार्ज सबयूनिट जुड़ जाता है तो दो अमीनो एसिड जो न्यूक्लियस सिंथेसाइज हुए हैं वो इतने पास आते हैं कि इनके बीच में क्या बन जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। तो ऐसे ही ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता रहता है इनके बीच। The ribosome also act as catalyst, underline करिए। The ribosome also act as catalyst, that is 23 sRNA in bacteria is the enzyme that is ribozyme, underline करिएगा ribozyme। पूछता है which ribosome act as the enzyme that is the ribozyme, catalytic property होती है for the formation of peptide bond। ये peptide bond का formation करता है या उसके लिए इन्वॉल्व होता है। The translation unit in mRNA is the sequence of RNA that is flanked by the start codon that is AUG and the stop codon and codes for a polypeptide। देखिए शुरुआत कहां से होगी? इनिशिएशन कोडॉन से। टर्मिनेट कहां पे होगा? टर्मिनेटर कोडॉन जो होगा, स्टॉप कोडॉन जो होगा, वहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस वो क्या करेगा? स्टॉप कर देगा। तो अब बात वही है घुमा फिरा के कि mRNA का जितना बड़ा सीक्वेंस होगा, मान लीजिए 50 या 80 न्यूक्लियोटाइड है, 80 में कितने अमीनो एसिड बनेंगे? 79 बनेंगे, क्योंकि एक जो है एक ट्रिपलेट कोडॉन जो है वो क्या होगा? लास्ट वाला स्टॉप कोडॉन होगा, टर्मिनेटर होगा। दैट्स mRNA also has some additional sequences that are not translated and are referred to as untranslated region, UTR बोलते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे tRNA यहाँ से आके जुड़ा था ना, तो mRNA का इधर वाला सीक्वेंस तो ट्रांसलेट नहीं हुआ, तो इसी को हम UTR बोलते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन। मतलब mRNA स्टैंड का वह पार्ट होता है जिसका ट्रांसलेशन ही नहीं हुआ, क्योंकि इनिशिएशन कोडॉन यहाँ बीच में था कहीं पे ना, तो tRNA तो वहां पे आकर के जुड़ेगा, इसके पहले वाले का डिकोड किया ही नहीं गया, दैट इज अनट्रांसलेटेड रीजन। क्या कहलाएगा? UTR कहलाएगा। The UTR are present at both 5' end before start codon and 3' end after the stop codon. They are required for efficient translation process। देखिए अब इसके पहले भी UTR है अनट्रांसलेटेड रीजन, यहाँ पे स्टॉप कोडॉन आ गया, इसके आगे जो चेन होगी उसका भी डिकोडिंग नहीं किया गया, ना अमीनो एसिड बनाया गया, तो इसके लिए कोई दूसरा सिस्टम रिक्वायर्ड होगा, फिर उस पे आगे जाकर के रीड करेगा, जहाँ पे इनिशिएशन मिलेगा वहां से शुरू कर देगा। तो बीच बीच में वो ट्रिपलेट के कोडॉन क्या किए जाते हैं? छोड़ दिए जाते हैं, जो स्टॉप कोडॉन के बाद आते हैं और इनिशिएशन कोडॉन से पहले आते हैं। For initiation, the ribosome binds to the mRNA at the start codon। इस ट्रांसलेशन प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए राइबोसोम का स्मॉलर सबयूनिट यहीं से आके जुड़ेगा, पहले स्मॉलर सबयूनिट जुड़ेगा, इसके बाद क्या होगा? लार्जर सबयूनिट जुड़ेगा। तो स्मॉलर सबयूनिट जब जुड़ेगा तो वहीं से प्रोटीन की सिंथेसिस
स्टार्ट होगी, साथ ही साथ यहीं पे टीआरएनए भी होता है। तो कुल मिलाकर के है एमआरएनए कोडेड होता है, टीआरएनए उसको डिकोड करता है और आरएनए एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी के द्वारा प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। For initiation, the ribosome bind to the mRNA at the start codon, that is AUG, that is recognized only by the initiator tRNA. इस इनिशिएशन कोडॉन की पहचान कौन करेगा? इनिशिएटर टीआरएनए, जिसको इनिशिएट करना है। तो पहला इनिशिएट ये बना देगा, इसके बगल फिर दूसरा टीआरएनए आएगा, एक्टिवेटेड टीआरएनए आएगा, जिससे जुड़ते ही क्या करेगा? दूसरा अमीनो एसिड बनाएगा। दोनों पास होने की वजह से अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। फिर इनिशिएटर यहाँ से हट जाएगा और ये फर्दर आगे क्या करेगा? अपना प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। द राइबोसोम प्रोसीड टू द इलॉन्गेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब राइबोसोम क्या करेगा? इलॉन्गेशन फेज शुरू करेगा ना, मतलब जितना लंबा चेन बनाना होगा वो बनाता जाएगा, इलॉन्गेट करता जाएगा, एक के बाद एक नया अमीनो एसिड जोड़ता जाएगा। ड्यूरिंग दिस स्टेज complexes compound of an amino acid linked to the tRNA and subsequently bind to the appropriate codon in the mRNA by forming the complementary base pair with the tRNA anticodon. तो mRNA पर जो पर्टिकुलर कोड होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन कहाँ पे होगा? tRNA पर जब पाया जाएगा तो वही tRNA आकर के इससे जुड़ेगा और वो क्या करेगा? नया अमीनो एसिड वहाँ पे 3' हिट पर, या उसको अमीनो एसिड रिसेप्टर साइट बोलते हैं, उस जगह पर उस हिट पर क्या करेगा? नया अमीनो एसिड आकर के जोड़ देगा। The ribosome move from the codon to codon along the mRNA. अब ये राइबोसोम यहाँ पे था कि इनिशिएशन कोडॉन के पास, ये अगले के पास जाएगा, फिर अगले के पास जाएगा, ये जंप करता जाएगा, मतलब एमआरएनए के पूरे स्ट्रैंड पे क्या होगा? घूमते हुए जाएगा और वहां से टीआरएनए जुड़ता जाएगा, नए नए अमीनो एसिड बनते जाएंगे। Along the mRNA, अमीनो एसिड आर एडेड वन बाय वन, एक के बाद एक नया नया अमीनो एसिड ऐड होता जाएगा एंड ट्रांसलेटेड इनटू द पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस dictated by the DNA and represented by mRNA। मतलब डिक्टेट, मतलब जो डिक्टेट करने का मतलब बोला जाता है, ठीक है? तो डिक्टेट किसने किया था? डीएनए ने किया था ना। वो स्टेटमेंट लेकर के कौन है? mRNA, मैसेंजर आरएनए, और इसी के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। एट द एंड रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू द स्टॉप कोडॉन। तो एक रिलीज फैक्टर होता है। रिलीज फैक्टर क्या होता है? जहां पे टर्मिनेटर कोडॉन होगा या स्टॉप कोडॉन होगा, तो स्टॉप कोडॉन पर यहां पे एक रिलीज फैक्टर रिलीज होगा। रिलीज फैक्टर का काम क्या होता है? जब ये अमीनो एसिड की चेन बनती हुई आएगी यहां से ना, तो इस अमीनो एसिड को यहां से क्या करेगा? फ्री कर देगा। अब ये जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है ना, ये कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या कहलाता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जब कोई हमारे बॉडी में प्रोटीन बनता है तो इसी फॉर्म में बनता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लेकिन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता ही नहीं है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी में जितने भी प्रोटीन पाए जाते हैं वो सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वार्टरी फॉर्म में, तो इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द डिमांड। जैसी जरूरत होगी, जहां पे जैसा मॉडिफिकेशन होगा वैसा यूज कर दिया जाएगा। बाइंड टू द स्टॉप कोडॉन एंड terminating translation and releasing the complete polypeptide from the ribosome। अब इस राइबोसोम से इस कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन को देखिए, यहाँ से इसको क्या करेगा? रिलीज कर देगा। अब ये फ्री हो गया, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। अब उस सेल को जैसी प्रोटीन बनानी होगी वो क्या करेगा? बना लेगा, उसमें यूज कर लेगा। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कल देखते हैं, फिर कल ही नए को मॉडल भी पढ़ना है।